थोड़े जोश के साथ तालियों से स्वागत करेंगे अगले जो हमारे गेस्ट आने वाले हैं। सबसे पहले मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर नवीन महेश्वरी को, डायरेक्टर एलन इंस्टीट्यूट। अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी मिस्टर विश्वनाथ शर्मा, प्रेसिडेंट चंबल हॉस्टल एसोसिएशन। नवीन जी, जब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में, छिटपुट शिकायतें कभी भी हो सकती हैं, हॉस्टल को लेकर के हो सकती है, पढ़ाई को लेकर के हो सकती है। क्या कोई सिस्टम इन प्लेस है शिकायतों के निवारण के लिए कि अगर कोटा के प्रत्येक बच्चे को मालूम हो कि अगर मुझे इस तरह की समस्या हो रही है तो एक सिस्टम बना हुआ है, मैं यहाँ जाऊँगा और मेरी शिकायत का निवारण हो? हमने अपने बच्चों की शिकायतों के लिए मेंटरिंग सिस्टम बना रखा है। तो जो हर एक स्टूडेंट है उसका एक मेंटर भी है, उसको एक मेंटर असाइंड है कि भाई ये आपका मेंटर है। उसकी जो भी पर्सनल कोई इस तरह की बात होती है तो वो मेंटर के थ्रू सिस्टम में आ जाती है और उसका फिर सॉल्यूशन किया जाता है, ताकि वो जितनी जल्दी हो सके बच्चा अपने उन चीज़ों से दूर रह सके और अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सके। ऐसा सिस्टम किस तरह से बनाया जाए वो सर्विलांस जैसा ना लगे, बच्चे की प्राइवेसी और आज़ादी का हनन ना हो, पर इस बात का मालूम होता रहे, इस बात का पता चलता रहे कि किसी के मन में कोई निराशा तो घर नहीं कर रही है जिसको हम टाइमली एड्रेस कर। इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ जो सर हमने अभी करी है वो करी है गेट कीपर ट्रेनिंग। गेट कीपर ट्रेनिंग में हमें यही सिखाया गया है कि जिस वक्त को बच्चा आता है फर्स्ट टाइम कोटा में हॉस्टल पे, उस पर लगातार निगाह रखी जाती है स्टाफ द्वारा, हॉस्टल ओनर द्वारा। कुछ केसेस में जब ये आप तय करते होंगे कि बच्चों को प्लान बी के लिए भी तैयार करना है क्या? देखिए, प्लान बी तो हमेशा बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है और ये आज की बात नहीं है। तो जब कोई बच्चा जिस डिवीज़न का है, जैसे मान लीजिए कोई मेडिकल का है स्टूडेंट, तो उसके पास क्या और ऑप्शंस हैं। अभी लेटेस्ट एक एग्जांपल है सर, एक बच्चा जिसका अभी जेईई में बहुत अच्छा सिलेक्शन हुआ, उसकी कहानी तो पूरे भारत में चल रही है कि उसके पास देने के लिए पैसे नहीं थे तो किराएदार ने उससे कह दिया तू तो पढ़। उसको एलन में एडमिशन के समय, फीस के समय हमने उसको रियायत दी थी, लेकिन जब उसका रूटीन, जब उसका खर्चा जो चलता है उसमें वो जब उसको ट्रबल आई तो वो मकान मालिक ने 3-4 महीने तक उसको कोई किराए के लिए बोला भी नहीं और उसके लगातार वो अपने लक्ष्य के प्रति बिना किसी टेंशन के आगे बढ़ता रहा। एलन करियर इंस्टीट्यूट प्रेजेंट्स ललन टॉप कोटा अड्डा। ये जो शहर है ना कोटा, इसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राज्यों से माँ बाप अपने बच्चों को भरोसे के साथ ये शहर भेजते हैं ताकि वो पढ़ सके, है ना। आपने वो कहावत सुनी होगी, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस शहर में वो जिम्मेदारी निभाने के लिए जो लोग हैं वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूँगी मिस्टर नवीन महेश्वरी को, डायरेक्टर एलन इंस्टीट्यूट। जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी मिस्टर विश्वनाथ शर्मा, प्रेसिडेंट चंबल हॉस्टल एसोसिएशन। और इस सेशन में इन दोनों से बातचीत करने वाले हैं ललन टॉप के कुलदीप मिश्रा। सपने लेकर के जब बच्चे और उन सपनों से बाट जोते हुए उनके पेरेंट्स अपने अपने शहरों में बैठे हुए कोटा से दिल लगाते हैं, तो यहाँ जो तंत्र है, जो पूरा इकोसिस्टम है, उसकी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वो स्टूडेंट को स्टूडेंट फ्रेंडली माहौल मुहैया कराए। स्टूडेंट फ्रेंडली माहौल मुहैया कराना सबसे पहली जिम्मेदारी है। वो बच्चे एट होम फील कर सकें, सहज फील कर सकें, ये जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी पर बात करेंगे, यही इस सत्र का नाम भी है। नवीन महेश्वरी जी और विश्वनाथ शर्मा जी, आपने समय दिया, शुक्रिया। नवीन जी, पहला सवाल आपसे यही है कि जब हम कहते हैं ना कि स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट देना, छात्रों को घर जैसा लगे या अपने जैसा लगे, इसके मायने क्या हैं? इस आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग, इतने वर्षों का अनुभव, और जब हम कुछ पॉइंटर्स में बताएं अगर आप कि स्टूडेंट फ्रेंडली माहौल का अर्थ है ये। देखिए, ये शहर जब शुरू हुआ था बच्चों को आना यहाँ पे, तो यहाँ सबसे बड़ी विशेषता यही थी इस शहर के लोगों की कि उन्होंने, चूँकि यहाँ पे ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ थी उस समय, और इंडस्ट्रीज़ के जो लोग यहाँ पे आके इस शहर को आगे बढ़ा रहे थे, उन लोगों के पास एक चीज़ की बहुत अच्छी समझ थी कि जीवन में ये जो स्टूडेंट लाइफ होती है इसका बहुत रोल होता है। ये यहाँ के लोगों के शुरू से समझ रही।
और उस समझ को लेकर के जब उन्होंने देखा कि अच्छा यहाँ के जो बच्चे थे, मैं आपको पहले की बात बताऊं, जो यहाँ पे जो रहते थे हमारे जैसे बच्चे, जैसे मैं हूँ या मेरे जैसे कई लोग जो यहाँ पढ़ते थे शुरू में 90s के पहले की बातें कर रहा हूँ, तो वो भी पढ़ाई के द्वारा आगे बढ़े थे। कोई IIT में उस समय भी टॉप रैंक आई थी 88 में, फर्स्ट रैंक इन कोटा, उस समय जब कोटा में कुछ नहीं था, और उसके पहले भी अच्छे सिलेक्शंस होते थे। तो यहाँ के बच्चे, हमारे जैसे बच्चे जो यहाँ से पढ़े थे और उनके जो पेरेंट्स थे, उनको ये तो एहसास था कि ये जो आने बच्चा की जो उम्र होती है इसको क्या ज़रूरत है। उस ज़रूरत को दिमाग में रखते हुए यहाँ पे धीरे धीरे ये जो विकास हुआ, तो इसमें सबसे बड़ा जो हमारा पॉइंट था कि कोई भी बच्चा हो, चाहे वो मेरा हो चाहे वो किसी और का हो, उसको क्या नीड है इमोशनल सपोर्ट की, उसके डे रूटीन सपोर्ट्स की, और ये हमारे टीचर्स के बीच में भी एक भावना थी बहुत अच्छी। यहाँ पे रहने वाले जिनके पास पहले बच्चे यहाँ कमरे किराए पे लेके रहते थे, तो जिस कॉलोनी में वो रहते थे, चाहे वो तलवंडी हो, विज्ञान नगर हो, वहाँ के पे भी हर एक घर में उस बच्चे को अपना बच्चा माना जाता था कि मेरा ही एक और बच्चा है, मेरा बच्चा पहले पढ़ लिया होगा। उन घरों में ये एक और बात थी कि उनके पहले उनके बच्चे पढ़ के कहीं ना कहीं अच्छा करियर बना चुके थे, तो उनके घर में एक नया बच्चा आ गया था। ये अलग बात थी कि उसको जन्म किसी और माँ बाप ने दिया, लेकिन वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे उनके मन में ये भावना थी कि हाँ, ये कहीं ना कहीं मेरा ही एक बच्चा है। ठीक है, उसमें कुछ कॉमर्शियल एक्शन था कि उनको किराए की आमदनी होती थी या जो भोजन व्यवस्था थी उससे उनको खर्चा मिलता था, ये एक अलग बात हो गई। लेकिन प्रायोरिटी ये थी कि जैसे मेरे बच्चे को यहाँ पे अच्छे माहौल से सिलेक्शन मिला है, वही लोग उसी तरह से आगे बढ़ाते गए। समय के साथ साथ क्या हुआ कि ये संख्या बढ़ती गई, तो हॉस्टल सिस्टम आ गया, बड़े बड़े हॉस्टल बनने लग गए यहाँ पे। आज हमारे बीच में हॉस्टल एसोसिएशन के भी कई अच्छे लोग बैठे हैं। इनको भी इस बात का एहसास रहा शुरू से कि हाँ, बच्चे की केयरिंग और बच्चे के इमोशनल उसको वेल बीइंग, उसको मतलब लगना चाहिए कि मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं है तो भी मुझे कोई ना कोई संभालने वाला यहाँ है। इस भाव से ये कोटा शहर आगे बढ़ा और आज आप इस रूप में इसको देख रहे हैं। विश्वनाथ जी, मैं अगर गलत हूँ तो करेक्ट कीजिएगा, लेकिन करीब 4000 हॉस्टल्स हम सुनते हैं कि पूरे शहर में हैं और करीब 1.25 लाख 1.5 लाख के बीच बच्चे उनमें रहते हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी है। आप जिक्र कर रहे थे कि कैसे कमर्शियल एंगल है, पर उन हॉस्टल के उन ओनर्स वे वात्सल्य से भरे हुए हैं और बच्चों को अपने बच्चे की तरह ही देखते हैं। जो स्टूडेंट फ्रेंडली माहौल मुहैया कराने के जद में आप लोगों का, जो हॉस्टल्स ओनर्स हैं, उनकी क्या भूमिका है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? हम लोग सभी हॉस्टल ओनर हैं जितने भी हैं कोटा में, सभी एसोसिएशन मिलके जितनी भी है, बच्चों के लिए हम विशेष ध्यान रखते हैं। कोटा केयर्स के नाते हमने कई एक्टिविटीज़ कराई है उनके लिए प्रशासन से मिलके हमने रिवर फंड का प्रोग्राम बनाते हैं, वीकली उनको घुमाने का प्रोग्राम बनाते हैं। इसके साथ साथ हम सभी एसोसिएशन मिलके अपने अपने एरिया में उनके लिए खेल का आयोजन करते हैं और धार्मिक आयोजन भी करते हैं। जैसे गणेश उत्सव है, बहुत आलीशान करते हैं, सभी हॉस्टल के सारे बच्चे उसमें आमंत्रित करते हैं और वो लगातार 9-10 दिन तक उसको भव्य वहाँ आरती का आनंद लेते हैं और सारे जितने भी प्रशासन है उन बच्चों के बीच में आके उनको संबोधित करते हैं। हॉस्टल एसोसिएशन और प्रशासन ने एक प्रोग्राम भी बनाया। कलेक्टर साहब ने हर हॉस्टल पे जाकर बच्चों के साथ डिनर विद कलेक्टर का प्रोग्राम है। इससे बच्चों से डायरेक्ट बात होती थी, एसोसिएशन के लोग भी उसमें मौजूद रहते थे। उनकी कोई भी समस्या या कोई भी उनको तकलीफ़ है या कोई उनको क्वेश्चन है तो बहुत अच्छे तरह से वो प्रोग्राम बड़ा हिट गया और बच्चों ने उसको अच्छा माना और उससे कई चीज़ें भी सामने आई कि बच्चे कुछ कलेक्टर साहब उनको अच्छा जो भी क्वेश्चन पूछते थे वो जवाब देते थे और उनको कोई परेशानी होती थी तो बच्चे को वो सोल्व करते थे हाथों हाथ। ये अच्छा रिजल्ट गया बच्चों के लिए। और हॉस्टल में हमारे पास रहते हैं, उन पे पूरी निगाह रखी जाती है, उनका पूरा केयरिंग अपने बच्चों की तरह ध्यान रखा जाता है। बच्चों ने खाना खाया नहीं खाया, कोचिंग गया नहीं गया, सुबह वो कोचिंग के लिए नहीं उठा तो उसको उठाने जाते हैं। सुबह वो अगर क्या कोई उठने का कारण पूछते हैं, भाई नहीं उठा तो क्या कारण है, तो उसका भी पूछते हैं।
दूसरा लंच पे आया नहीं आया तो ये भी मॉनिटरिंग होती है। पेरेंट्स से बात हुई नहीं हुई ये भी पूछा जाता है बच्चों से। बायोमेट्रिक हमारे हॉस्टलों पे लाई जा रही है, तो डायरेक्ट जब वो आउट होता है हॉस्टल से जो कोचिंग के लिए जाता है तो पेरेंट्स को मैसेज जाता है उसका। और हर हॉस्टल में हमने कुछ एक्टिविटीज़ उनके लिए खेल जोन टाइप में बना रखे हैं, तो वो भी एक्टिविटी करते हैं। और मंथली कोई ना कोई प्रोग्राम हम मोटिवेशन उनको हॉस्टलों में भी पर्सनल कराते हैं। और ये सेमिनार एसपी मैडम ने भी एसोसिएशन और प्रशासन एसपी मैडम ने भी लगातार बच्चों से रखा है। एसोसिएशन और उनका प्रशासन का पूरा इससे एक अच्छा मैसेज गया है बच्चों के लिए। जी नवीन जी, जब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में, छिटपुट शिकायतें कभी भी हो सकती हैं, हॉस्टल को लेकर के हो सकती है, पढ़ाई को लेकर के हो सकती है। क्या कोई सिस्टम इन प्लेस है शिकायतों के निवारण के लिए कि अगर कोटा के प्रत्येक बच्चे को मालूम हो कि अगर मुझे इस तरह की समस्या हो रही है तो एक सिस्टम बना हुआ है, मैं यहाँ जाऊँगा और मेरी शिकायत का निवारण हो? देखिए, सबसे पहले हमने बहुत शुरू में ही एक स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी बनाई थी जिसके अलग अलग जगह ऑफिसेज हैं, और उसमें पहले उसका ऑल स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी नाम है। फिर कलेक्टर साहब जो पिछले 8 साल पहले कलेक्टर रहे, उन्होंने एक कोटा स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी भी बनाई। और आपको मैं बताऊं 2005 में तो हमने बच्चों के लिए शिकायत पेटिकाएँ भी सब जगह लगाई थी, और अभी भी हमारे कैंपस में सब जगह शिकायत पेटिकाएँ रहती हैं जिसमें बच्चा अपनी शिकायत दे सके, कभी नहीं बोल पाए तो वो वहाँ लिख के डाल सके। एक बात में हमारे अभी इसमें लेटेस्ट चल रहा है कि कुछ ऐप भी ऐसी बनाई जा रही हैं जो बच्चों को सीधे अपनी शिकायत प्रशासन से लेके और इस इंस्टीट्यूट और जिससे भी कंसर्न है उसके पास उसकी सीधे बात पहुंच जाए और उसका तुरंत समाधान हो, मतलब समाधान में कोई भी समय न लगे, इसके लिए हमारा सबसे बड़ा अभी प्रयास चल रहा है। और जिसमें जो आजकल टेक्नोलॉजी का उपयोग है उस पर भी काम तेज़ी से चल रहा है। लेकिन हमारा सबसे बड़ी बात है कि हमने अपने बच्चों की शिकायतों के लिए मेंटरिंग सिस्टम बना रखा है। तो जो हर एक स्टूडेंट है उसका एक मेंटर भी है, उसको एक मेंटर असाइंड है कि भाई ये आपका मेंटर है। वो बच्चा उस अपने मेंटर से हमेशा जुड़ा हुआ है, उसकी जो भी पर्सनल कोई इस तरह की बात होती है तो वो मेंटर के थ्रू सिस्टम में आ जाती है और उसका फिर सॉल्यूशन किया जाता है, ताकि वो जितनी जल्दी हो सके बच्चा अपने उन चीज़ों से दूर रह सके और अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सके जिस टारगेट के लिए हुआ है। क्योंकि उसको हॉस्टल से हो सकती है, उसको किसी दुकानदार से हो सकती है, उसको कभी मेडिकल की कोई हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। तो उसमें वेलफेयर सोसाइटी से लेके मेंटर से लेकर के, और जो हमारे अब आजकल जो सबसे बड़ा समस्या आ रही है कभी कभी साइकोलॉजिकल भी उसमें उसको सपोर्ट चाहिए, तो उसका भी हम सिस्टम बहुत अच्छा बनाते जा रहे हैं। विश्वनाथ जी, आप उसी का ब्रीफली जिक्र कर रहे थे। इस बात का ख्याल, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है ना ये, कि बच्चा कोचिंग में है, कोचिंग में नहीं है तो हॉस्टल में है, और नहीं तो सड़कों पर है। तो 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, प्रशासन की, कोचिंग संस्थानों की और हॉस्टल ओनर्स की। तो इस कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के ही तहत मैं ख़ासतौर से हॉस्टल्स की स्थिति के बारे में सवाल करना चाहता हूँ। बच्चा जब कोचिंग में पढ़ने आता है और वो मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है, उस समय हो सकता है उसके दिल के भीतर झांक करके देखना उतना आसान ना हो, लेकिन जब वो हॉस्टल में होता है, अपने कंफर्टेबल स्पेस में होता है, अपने बिस्तर के करीब होता है, तो वो जो भीतर से महसूस कर रहा है करीब करीब वैसा होता है। ऐसा सिस्टम किस तरह से बनाया जाए वो सर्विलांस जैसा ना लगे, बच्चे की प्राइवेसी और आज़ादी का हनन ना हो, पर इस बात का मालूम होता रहे, इस बात का पता चलता रहे कि किसी के मन में कोई निराशा तो घर नहीं कर रही है जिसको हम टाइमली एड्रेस कर लें। इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ जो सर हमने अभी करी है वो करी है गेट कीपर ट्रेनिंग। और ये मेरे ख्याल में जितनी बड़ी संख्या में इस शहर के लोगों को, जो हॉस्टल में काम करने वाला एक गार्ड से लेके वार्डन से लेके टीचर्स, एक स्टूडेंट, एक एलएन के किसी भी संस्थान में काम करने वाले कर्मचारी से लेके जो भी उस बच्चे के आसपास है, वो किस निगाह से इस चीज़ को देख सके कि बच्चे के दिमाग में कुछ अलग तरह की चीज़ चल रही। तो वो गेट कीपर ट्रेनिंग साइंटिफिकली वर्ल्ड जो आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या जो भी इससे रिलेटेड है उनके द्वारा एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो बेंगलोर की एक संस्था उसके लिए रजिस्टर्ड है, जो उसको कि पूरे भारत में उसके लिए मान्यता प्राप्त है। और उसके थ्रू हमने हमारे यहाँ पे उस ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम पिछले कम से कम 4 साल से हम लोग चला रहे हैं, और वो लगातार
उसकी वापस अपडेशन होती है हर साल के नए सेशन में। वो गेट कीपर ट्रेनिंग में हर उस व्यक्ति को इन्वॉल्व किया जाता है जो कि बच्चे के साथ, उसके साथ, चाहे वो खाना परोसने वाला हो, चाहे वो खाना खिलाने वाला हो, चाहे वो हॉस्टल में कोई भी तरीके से, और ऐसी इंस्टीट्यूट में जहाँ पे वो टच में, तो वो ट्रेनिंग एक साइंटिफिक अप्रोच है। और जिससे आप कह रहे हैं कि उसकी आज़ादी पे असर न पड़े, उसको पता ना पड़े कि कोई मेरी सर्वाइलेंस कर रहा है, तो वो सर्वाइलेंस एक तरीके का वो सर्वाइलेंस हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और पूरे भारत में मेरे ख्याल में ऐसा कोई शहर न होगा जहाँ पे इतने ज़्यादा इस तरह के ट्रेंड लोग बच्चों के आसपास या सोसाइटी में हो, मेरा ऐसा मानना है। विश्वनाथ जी, मतलब यही थोड़ा गेट कीपर ट्रेनिंग के बारे में और अगर आप बताएं कि एक्चुअली आप ज़्यादा क्लोजली देख रहे हैं, क्या ट्रेन किया जाता है, क्या उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं ट्रेनिंग के दौरान कि बच्चों से कैसे बर्ताव करना है, क्या किन चीज़, कौन से सिग्नल्स हैं, साइंस हैं जिन पे नज़र रखना है? गेट कीपर ट्रेनिंग में हमें यही सिखाया गया है कि जिस वक्त को बच्चा आता है फर्स्ट टाइम कोटा में हॉस्टल पे, उस पर लगातार निगाह रखी जाती है स्टाफ द्वारा, हॉस्टल ओनर द्वारा। सुबह का और शाम का उसका स्टाफ लगातार बात करता है, हॉस्टल ओनर लगातार बात करता है। तो अगर उसमें कंटिन्यू वो फर्स्ट दिन से आता है और वो कंटिन्यू अच्छा व्यवहार रहता है उसका, तो उसको जैसे व्यवहार कोई चेंज होता है या गुमसुम होता है, तो उसका हमें यही सिखाया गया है कि उसके लिए हमें काउंसलर के इत्तला करनी चाहिए कि अगर वो अपनी पढ़ाई की दिनचर्या से वो नहीं कर पा रहा, जो पहले आया 2 महीने 3 महीने उसको चेंज हुआ, तो वो कंटिन्यू उस पर निगाह रखते हैं। सुबह 2 दिन से वो गुमसुम है, वो क्यों है, तो वो सारी निगाह रखते हैं उसके लिए। गेट कीपर ट्रेनिंग में यही सिखाया गया और ये कंटिन्यू सभी हॉस्टल वाले इसकी निगाह रखे हुए हैं और तुरंत इसकी जानकारी कोचिंग पे देते हैं, प्रशासन को देते हैं और उसके बाद काउंसलर के पास उसको लेके जाते हैं अगर उसको चेंज आता है तो। नवीन जी, एक चीज़ और कि क्या कोटा में वो कोचिंग वाइज प्रोफेशनल काउंसलिंग सिस्टम है? मतलब मैं सिर्फ मानसिक तैयारी की कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, एक प्रोफेशनल काउंसलिंग भी होती है। कई बार बच्चे प्रोफेशनल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, डिस्ट्रैक्शन हटाने की ज़रूरत है, या कुछ केसेस में जब ये आप तय करते होंगे कि बच्चों को प्लान बी के लिए भी तैयार करना है क्या, तो उस तरह की कोई प्रोफेशनल काउंसलिंग का सेटअप है जहां हम सफल हो तब भी तैयार करें, अगर भगवान न करें कि असफलता हाथ लगे तो प्लान बी भी तैयार करें पहले से? देखिए, प्लान बी तो हमेशा बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है और ये आज की बात नहीं है। अभी हम लोगों ने एक और भी है राहें करके एक स्कीम, मतलब पिछले कई सालों से चल रही है और उस पर हम बराबर बच्चों के सेशन लेते हैं। तो जब कोई बच्चा जिस डिवीज़न का है, जैसे मान लीजिए कोई मेडिकल का है स्टूडेंट, तो उसके पास क्या और ऑप्शंस हैं, जिस टारगेट के लिए वो आया है वो तो एक साइड है, लेकिन उसके अलावा उसको क्या क्या जीवन में वो क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, उसके लिए उसका हर बच्चे को उस सेशन से गुजरना ही होता है। और वो साल में लगातार चलते रहते कि भाई आपका, मान लीजिए आपने सोचा था मैं तो मेडिकल में चला जाऊंगा, इस मार्क्स से आ जाऊंगा, नहीं आएंगे तो आपको किस कॉलेज में किस तरह से आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। किसी में नर्सिंग का कोई ऑप्शन है, किसी में बायोटेक्नोलॉजी का कोई ऑप्शन है, किन किन कॉलेजेस में। और इसके साथ अब यहाँ पे एक और चीज़ शुरू हुई है कि हम डिफरेंट इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ और इस तरह के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनको भी यहाँ कोटा में बुलाते हैं और वो भी अपने सेशंस बच्चों के बीच में ऑप्शन के रूप में प्रेजेंट करते हैं कि देखिए हम जिस लक्ष्य पे चल रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन अगर हम कभी उससे कुछ डाइवर्ट हो जाते हैं या हमको किसी तरह सफलता नहीं मिलती है तो हम किस तरह से वापस अपने प्लान बी पे एक्ट कर सकते हैं और हम कैसे उससे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए मतलब भारत की सभी तरह, जैसे आईआईटी में जाना है, अब आईआईटी नहीं मिला तो हमें और क्या मिल सकता है। तो आपको बताऊं मैं, वीआईटी हो चाहे एसआरएम हो चाहे बड़ी बड़ी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यहाँ पे आके अपने सेशंस लेती हैं, बच्चों को अपने इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताती हैं, अपने कोर्सेज़ के बारे में बताती हैं और अपने प्रोसेस ऑफ एडमिशन के बारे में भी उसको गाइड किया जाता है। और बच्चों को भी उनके सबके एग्ज़ाम्स के लिए या उस सबके जो प्रोसेस के लिए यहाँ पे काउंसलर्स टोटली गाइड करते हैं, उनको पूरा मार्गदर्शन देते हैं ताकि बच्चा अपने ए बी सी डी चारों ऑप्शंस पे काम कर सके। विश्वनाथ जी, ये कि बच्चे हैं और हॉस्टल में साथ रहते हैं
बर्तन आपस में थोड़े से खड़क जाते हैं, कभी कभी आपस में थोड़ी बहुत असहमति हो जाती है। हो सकता है कि कभी किसी एक शाम किसी दुर्लभ घटना के दिन कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो गया हो, तो हॉस्टल में ये भी ख्याल रखना है कि वो एक परस्पर सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे, बच्चों में आपस में एक दूसरे के प्रति आत्मीयता बनी रहे। इसके लिए आप क्या क्या करते हैं? मतलब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टू अचीव टाइप का लगता है, क्योंकि बच्चे आपस में हैं तो असहमतियाँ और मतभेद तो होते ही हैं, बस वो बढ़े नहीं एक हद से ज़्यादा। इसमें हम कोई ऐसी बात आती है, बच्चे आपस में दिक्कत आती है, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, बैठ के गार्जियनशिप के जो हम लोकल गार्जियन होते हैं उनको आपस में बिठाते हैं, समझाते हैं। कोई इशू होता है तो उनका इशू आपस में बातचीत वो करते हैं, कोई आपस में ही बैठ के उनका समझौता कराते हैं कुल मिलाकर। और कोई हमें कोई ज़्यादा ही होता है तो उसके प्रशासन को कोई बाहर कोई लाइन ऑर्डर की कोई दिक्कत आती है तो प्रशासन से हम मदद लेते हैं इसके लिए। नवीन जी, इस सवाल को मैं थोड़ा सा और ऐसे विस्तार दूं, जैसे ये पूरा शहर, इस पूरे शहर की अर्थव्यवस्था भी वो एक महत्वपूर्ण पक्ष है, उसको इग्नोर ना करें। वो इन छात्रों की वजह से फली और फूली है। कोई शहर अगर सैलानियों की वजह से बहुत फल फूल रहा हो तो सैलानियों को लोग खुली बाहों से गले लगाते हैं। थोड़ा सा अगर आप समझाएं कि जब छात्र आते हैं तो कोटा के लोग, कोटा के रहवासी, कोटा के दुकानदार जो सीधे तौर पर हो सकता है उनसे नहीं भी जुड़े हैं, जो जिनके यहाँ से सिर्फ समोसा ही खरीदने जाते हैं स्टूडेंट्स, वो किस तरह से उनके प्रति कृतज्ञ या ग्रेटिट्यूड से भरे रहते हैं? अगर कुछ एग्जाम्पल भी आपको याद आए तो। अभी लेटेस्ट एक एग्जाम्पल है सर, एक बच्चा जिसका अभी जेईई में बहुत अच्छा सिलेक्शन हुआ, उसकी कहानी तो पूरे भारत में चल रही है कि उसके पास देने के लिए पैसे नहीं थे, तो किराएदार ने उससे कह दिया तू तो पढ़, तेरे को किराए की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, उसको एलएन में एडमिशन के समय, फीस के समय हमने उसको रियायत दी थी, लेकिन जब उसका रूटीन, जब उसका खर्चा जो चलता है उसमें वो जब उसको ट्रबल आई तो वो मकान मालिक ने 3-4 महीने तक उसको कोई किराए के लिए बोला भी नहीं, और उसके लगातार वो अपने लक्ष्य के प्रति बिना किसी टेंशन के आगे बढ़ता रहा। और अभी जैसे मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊं कि जितने भी यहाँ के डॉक्टर्स हैं, जितने भी यहाँ के हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने एक विशेष छूट इन सब बच्चों के, उनके किसी भी मेडिकल उनकी जो नीड है उसके लिए भी अभी उन्होंने अनाउंस किया। ऐसे ही यहाँ के जितने भी ऑटो रिक्शा वाले हैं, अभी आपको याद होता कई बार हमारे देश में ऐसी घटना आती है कि ऑटो रिक्शा वाला किसी सैलानी को घुमाता रहा या पैसे ज़्यादा ले लिए, लेकिन अभी उन्होंने सबने एक मिलकर के ये तय करा है कि हम इन बच्चों के साथ में हर तरीके की ईमानदारी से इनकी सेवाएं इनको देंगे। और इनको, जैसे अभी इनका एग्ज़ाम था तो एग्ज़ाम के पहले सब ऑटो वालों ने डिक्लेयर किया कि चाहे कितनी ही डिमांड बढ़ जाए, हम अपने किराए में किसी तरह की वृद्धि नहीं करेंगे इन बच्चों के लिए। तो ये एक, मैं कहता हूँ, जुड़ाव जनता का, जिसे कहते हैं ना, नीचे के लेवल से, कि हर व्यक्ति चाहे वो किराया ले रहा है, चाहे वो उससे ऑटो का किराया ले रहा है, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रहा है, वो बच्चों को अपने हिसाब से कोशिश करता है कि उनको हम अपने हाथ, वो आप जो मेरे से वर्ड कह रहे थे कि अपने पलक पावड़े बिछा के रखता है, वो भाव यहाँ के लोगों में है, वैसा मेरा मानना है। एक चीज़ और नवीन जी आपसे ही, कि बच्चा जब अपने घर से आता है उसका मन हल्का होता है, बस्ते भारी होते हैं, कंधे बस्ते की बोझ से, लेकिन वो यहाँ आता है, बैनर्स देखता है, पोस्टर्स देखता है, टॉपर्स की तस्वीरें हैं, इतने सारे कोचिंग संस्थान हैं, ये माहौल उसको इंटिमिडेटिंग ना लगे, और ये देखने के बाद वो जो एक शब्द कहा जाता है, जो अच्छा शब्द नहीं, कि किसी रैंक मशीन में तब्दील ना हो जाए, कि ये है कंपटीशन, ये ठीक बात है और यहाँ माहौल भी अच्छा है, लेकिन रैंक मशीन में नहीं तब्दील होना है। ये मेक श्योर कैसे करते हैं? नहीं, देखिए, इसमें दो बहुत बड़ा एक फैक्टर है। एक तो होता है रैंक मशीन के लिए बच्चा कितना सोच रहा है और उसको कितना सोचने पे मजबूर किया जा रहा है। इसमें रोल पेरेंट्स का भी उतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पेरेंट्स कंपैरिजन बहुत करते हैं। तो अब हमारे लिए ये ज़रूरी हो गया कि हम दोनों तरफ से इस चीज़ को हैंडल करने के लिए प्रयास करते रहें। पेरेंटिंग सेशन, पेरेंट्स के साथ में कैसे उनको गाइड करना है, ये हमारा एक अलग विंग चालू है, जो लगातार हमारे ओरिएंटेशन सेशन जब हम पहला लेते हैं उस दिन भी हम पेरेंट्स के साथ एक अलग सेशन लेते हैं, और बच्चों के बीच में ये रैंक के प्रति उसको, आपको बस आपको लड़ना है,
क्या आपका रिजल्ट आता है ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जो गीता में कहा गया है कि आपको फल की चिंता नहीं करनी, ये बात बच्चों के बीच में, चूंकि ये थोड़ी एडोलेसेंस की एज है तो इसको संभालने के लिए दोनों का रोल जरूरी है। जहाँ तक टीचर्स हैं वो भी यही बात बच्चों से करते हैं, और जो उनके पेरेंट्स हैं उनको भी ये समझाया जाता है कि आप जैसे भी कनेक्ट रहें, बच्चों को इस बात के लिए कभी भी प्रेशराइज ना करें कि वो उसका रिजल्ट क्या रहा है, उसकी रैंक क्या रही है। रैंक की जगह उससे यही पूछा जाए वेदर यू ट्राइड योर बेस्ट और नॉट, वेदर यू पुट योर फुल एफर्ट्स और नॉट। अगर बच्चा, मान लीजिए मेरा बच्चा है, अब उसकी रैंक 1500 चल रही है और मैं उससे कहूँ कि तेरी क्या आ सकती थी अगर उसकी सामर्थ्य 1500 की है, तो अगर वो 1400 भी ला रहा है तो मुझे उससे खुश होना चाहिए। मुझे ये नहीं देखना है कि मेरे दूसरे बच्चों की फर्स्ट आ रही है, सेकंड आ रही। तो ये बच्चों के साथ में पेरेंट्स की भी जरूरत है और ये टीचर्स के लिए, दोनों का ये रोल हम लगातार सेशंस के माध्यम से उनको सिखा रहे हैं और बच्चों के पास ऐसा माहौल पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। विश्वनाथ जी, एक बात है कि बच्चे जब यहाँ पढ़ने आते हैं तो बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उनकी रुचि होती है। मैं सुन रहा था यहाँ 2 बच्चे आए, एक ने कविता सुनाई, एक ने गीत, और उन दोनों के पीछे एक मैसेजिंग थी। जो गाना सुना रहे थे उन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक के हिसाब से कंपैरेटिवली मुश्किल गाना चुना। उसके नोट्स बहुत ही मुश्किल हैं अभी मुझ में कहीं, यानी आसान रास्ता चाहिए ही नहीं। और अटल बिहारी वाजपेयी की कविता एक बच्चे ने सुनाई, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। ये महत्वपूर्ण पक्ष हैं बच्चों के व्यक्तित्व के। तो जब आप, पढ़ाई तो है ही, लेकिन इसको कैसे मेक श्योर किया जाए कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जाए, उनको सप्रेस ना होने दिया जाए, उनको नर्चर किया जाए। ये भी हम जब एसोसिएशन लेवल पे ऐसे भी प्रोग्राम कराते हैं हम लोग, सभी जितने भी कोटा में बच्चे आए हुए हैं उनका कल्चर प्रोग्राम कराते हैं हम लोग। उसमें सभी हॉस्टल के बच्चों का रुचि है, किसी की जैसे गाने की, सिंगर, गिटार की, तो वो प्रोग्राम भी हम लोग कराते हैं। हर साल ये प्रोग्राम होता है, उसमें वो प्रस्तुति देते हैं सभी प्रोग्राम, और उनको हम आगे जिला प्रशासन लेवल पे भी ये प्रोग्राम, कोटा लेवल पे भी बहुत बड़े प्रोग्राम सभी स्टूडेंट के हुए हैं। कोचिंग संस्था ने भी किया, एलन ने भी ये प्रोग्राम बड़े बड़े सभी बच्चों को शामिल करके कराए गए हैं ये कोटा में। आप कुछ जोड़ना चाहते हैं? कोटा प्रशासन ने सर लास्ट ईयर 8 साल हो गए लगातार ये एक दिवाली के आसपास और जो इस समय हमारा जो सेशन के बीच में ये कंपटीशन एक चालू किया है सब हॉस्टल्स में बच्चों के बीच में कि आप अलग अलग लेवल पे, कोई एकल प्रतियोगिता है, कोई डांस प्रतियोगिता है, इस तरह के जो बच्चे हैं उनको छांट करके उनकी स्क्रूटनिंग करके और फिर उनको दशहरा मैदान में या रंगमंच पे ले जा करके, और वो लगातार 8-9 दिन तक वो एक्टिविटी चलती रहती। अभी रिवर फ्रंट पे भी इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ कराई गई। और अब एक और चीज़ हो गई, हर बुधवार को क्लास के अंदर भी बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई, फन एक्टिविटीज़। तो उसमें बच्चे और फिर टीचर्स मिलकर के अपने गाने बजाने, चुटकुले, मिमिक्री, इस तरह की एक्टिविटीज़ को लोग करते हैं। तो वो एक अलग बॉन्डिंग और उससे बनती है, वो बच्चा खुलता है उससे। कभी कोई टीचर की मिमिक्री कर रहा है और टीचर सामने बैठा है और वो टीचर फिर अपने कोई दूसरे गाने सुना रहा है, फिर किसी बच्चे ने कुछ सुनाया, तो वो 1 घंटे का सेशन, हर एक सेशन मतलब एक पीरियड इसका होने लग गया है। तो जहाँ तक क्लासेस में भी होने लग गया है, हॉस्टल्स में भी होने लग गया है, और प्रशासन ने भी पूरे कोटा में, अभी आपको याद हो तो कोटा कलेक्टर ने यहाँ पे एक सिटी पार्क है, उसके अंदर लगातार बच्चों को बुला के उनके कल्चरल एक्टिविटीज़ करी और खुद ने भी गाने गाए और उनके साथ में उन्होंने सब बच्चों ने भी अपनी परफॉर्मेंस दी। तो वो बच्चे, जो हमें कई ऐसे बच्चे मिल गए जो मुझे लगता है कि वो IIT के लिए बने ही नहीं है, वो बने ही किसी और चीज़ के लिए। तो वो पहचान भी वहाँ से होके निकल के आ रही, क्या इसको हमें इंडियन आइडियल में भेजना चाहिए, ऐसे भेजना चाहिए। ये पिछले 2-3 साल की ये चीज़ें बहुत एक्टिविटी और बढ़ गई प्रशासन के सहयोग से इसमें, ये वाली बात। और हो सकता है कि वो दोनों के लिए बने हों, उन्हें चुनना होगा किसके लिए। मैं तो दोनों के लिए बने हैं मतलब, लेकिन उनका वो टैलेंट हिडन था, हमें नहीं मालूम था कि बच्चा इतना टैलेंटेड है। और वो कोटा के लिए भी हमारे लिए मतलब, अभी जैसे अभी जो एक वो जो इस लड़की की बात चल रही, नंदनी गुप्ता, वो अभी वर्ल्ड जो विश्व सुंदरी प्रतियोगिता में वो भी कोटा की, और वो भी यहीं पढ़ती थी पहले। अब उसने भी आकर के बच्चों को मोटिवेट किया यहाँ पे, इसी जगह से वो सेशन लेके गई, अपने बारे में बता के गई कि और भी आपके अंदर भी किसी में भी टैलेंट है। लड़कियों को भी उसने बहुत प्रोत्साहित किया। तो ये सब इस माध्यम से ये नए जो प्रयास हैं बच्चों को इग्नाइट करने के लिए कि भाई चलिए आप IIT की तैयारी करते रहें, अपनी मेडिकल की तैयारी करते रहें, लेकिन अपने अंदर की उस प्रतिभा को भी आप आगे बढ़ाएं।
एक सवाल नवीन जी इसी से जुड़ा हुआ कि कोचिंग के दौरान यहाँ संभवतः स्कूल में उतने बच्चे कोटा शहर में नहीं होंगे जितने कोचिंग में पढ़ते हैं, तो एक क्लास टेस्ट्स होते हैं, फिर उसके बाद होमवर्क हो सकता है, फिर एक बड़ा टेस्ट हो सकता है जो आप एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर लेते होंगे। तो ये कैसे मेक श्योर किया जाता है कि सेल्फ स्टडी और क्लासरूम में जितने घंटे बच्चा बिता रहा है, क्लासरूम के आवर्स और सेल्फ स्टडी के बीच में एक बैलेंस रहे, कोई एक पक्ष ज़्यादा बड़ा या ना हो जाए, ऐसा ना हो बच्चों पर दबाव ज़्यादा हो जाए, ऐसा ना हो कि क्लासरूम में ही पढ़ाई ज़्यादा हो रही है और सेल्फ स्टडी का टाइम कम मिल रहा है, क्योंकि सेल्फ स्टडी जिस किस्म का इवोल्यूशन उसके ब्रेन को हो सकता है देती हो, वो क्लासरूम में जो जब कई बच्चों के बीच बैठ कर पढ़ता है तो हो सकता ना हो। तो आई डोंट नो, आप एक्सपर्ट हैं, बट इस बैलेंस को कैसे आप बनाते हैं? सर, इसमें बैलेंस की बात यह है कि इसमें हर बच्चे की अलग रिक्वायरमेंट है। कोई छोटे से एक टॉपिक को बहुत जल्दी ग्रैस्प कर लेता है, कोई उसको समय लगता है, बच्चे को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आजकल ऐप बेस्ड होकर के भी हम बच्चों पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ के मेंटर्स जितने भी टीचर्स हैं वो अपने बच्चे को छोटे छोटे असाइनमेंट ऐप पे दे देते हैं। वो अपनी उस सॉल्यूशन को कैसे कर रहा है वो एआई के थ्रू उस बच्चे की उस जानकारी को भी हम एनालिसिस कर सकते हैं कि उसके लिए कितना समय देना कम था या ज़्यादा था, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक में भी तो बच्चे ने कैसे अटेम्प्ट किया क्वेश्चन को, किस जगह जाके अटका, कितना टाइम लगा, उसने ऐप में उसको अगर सॉल्व किया उस एक्सरसाइज छोटे से भी 10 क्वेश्चन के, कोई उसको अगर हमने एक छोटा सा स्कोर टेस्ट दे दिया तो उसके आधार पे, और फिर मेंटरिंग उसमें जो टीचर्स करते हैं वो वहाँ बच्चे को बराबर गाइड करते हैं कि भाई आपको ये बैलेंस बना के रखना है, प्रॉपर नींद भी लेनी है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि उस बच्चे की मेहनत को, कई बार आप रात जो बच्चे पढ़ते हैं वो उनकी कितनी मेहनत कर लें वो बेकार हो जाती है, और कोई सुबह जल्दी उठ के पढ़ता है वो काम बहुत फास्ट हो जाता है। तो क्लासेस टाइम तो देखें हमारे यहाँ 4 से 5 घंटे, वो भी वीक में 5 डेज होता है, लेकिन मेनली जो उसकी बैलेंसिंग है वो उसकी इस रूम में उसके अंदर इसने कितना टाइम दिया है उसके ऊपर हर बच्चे के साथ अलग ट्रीटमेंट उसके हिसाब से प्लान करके उसको एक्सरसाइज या उसके वर्क से जोड़ा जाता है। ये इसका तरीका हमारा रहता है। विश्वनाथ जी, आपसे ये सवाल आखिरी कि बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स यहाँ आती हैं, हज़ारों की संख्या में आप देखें, और माँ बाप की बड़ी ये चिंता होती है कि उनकी बच्चियाँ, उनकी बेटियाँ एक दूसरे शहर में रहने जा रही हैं अपना सपना पूरा करने के लिए, तो वो सुरक्षित रहें। हॉस्टल ओनर्स और प्रशासन दोनों का अगर आप बता सकें इस दिशा में क्या करते हैं? पेरेंट्स का स्वाभाविक है, चिंता तो करना ही रहता है। बच्ची को जब छोड़ते हैं तो पूरी ईमानदारी से हम भी गार्जियन उनके बनते हैं। जब पेरेंट छोड़ के जाता है तो बच्चों का तो विशेष ध्यान रखते हैं, उनके पूरी विशेष मॉनिटरिंग रहती है सुरक्षा को लेके। कोचिंग से जाना, कोचिंग से वापस हॉस्टल आना, कहीं मार्केट जाना, वापस हॉस्टल पे आना, पूरी टाइम पे आना, टाइम पे जाना, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। और बच्चों को ये भी कहा जाता है कि कोई दिक्कत है, बाज़ार में कोई प्रॉब्लम है तो हमसे शेयर करें। उनका पूरा ख़ासतौर बच्चियों का तो विशेष ध्यान रखते हैं। और कोई पेरेंट्स को जब हम लोग पूरा साल बच्चियों को रखते हैं, वापस जब एग्ज़ाम दे के जाते हैं तो पेरेंट्स भी बड़े खुश होते हैं कि हमने पूरी ईमानदारी से बच्चियों का ध्यान रखा। और पूरी ईमानदारी से कोटावासी बच्चों का विशेष सिक्योरिटी को लेके, उनकी सुरक्षा को लेके, उनकी पढ़ाई का माहौल देने की पूरे हॉस्टल सभी एसोसिएशन मिलके काम करती है। इसमें प्रशासन और कोचिंग का भी सहयोग लेती है। प्रशासन पूरा बच्चों के लिए और कोचिंग पूरे बच्चों के लिए पूरा, जब भी हम कोई बात करते हैं तो हमें हेल्प की ज़रूरत होती है तो पूरी तैयार रहता है सर। आपको जोड़ना चाहते हैं इसमें सुरक्षा के लिए? मैं बताऊं, अभी हमारे जो नई एसपी मैम हैं, इन्होंने पिछले 3 साल से और एक तो विंग बना दी अलग से गर्ल्स के लिए, और उसमें जो स्कूटी पे कुछ एक पूरी कमांड टीम है जो लगातार शहर में सादी वर्दी में रहते हैं। और बच्चों के लिए एक ऐप पैनिक बटन भी जो उन्होंने बनाया है, जो नंबर दिया है, वो भी सब बच्चों को वो दिया जा रहा है। तो इस तरह से बाहर, क्योंकि ये तो हर शहर की समस्या है कहीं ना कहीं, इस तरह की महिलाओं के साथ में जो अपनी बात अपन सुनते हैं पूरे भारत में और सब जगह होता है। पर हमारी जो कोटा पुलिस है उसने अभी पिछले कुछ वर्षों में इस तरह सा एक सिस्टम बनाने की कोशिश करी है कि
सेकंड्स में वहाँ पे उसको पास सहायता पहुँच जाती है। अगर कोई इस तरह की कभी कोई एक्टिविटी बच्चों के पास या किसी लड़की के साथ कुछ होने लगता है तो वो उसके माध्यम से अपनी समस्या का वो मैसेज एक नंबर पे डायल करो और आपकी वो वहाँ पे आपकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी कंट्रोल रूम में, और उसी जगह वहाँ पे जहाँ पे भी नियरेस्ट स्क्वाड होगा वो आपके सपोर्ट के लिए वहाँ पहुँच जाएगा। तो ये कोटा प्रशासन इस बात को ध्यान में रख के कर रहा है कि ये बच्चे वो हैं जिनके यहाँ कोई पेरेंट्स नहीं रहते हैं, उसको ध्यान रखते हुए वो उनको उस संदेश को वहाँ तक पहुँचाने के लिए और उसको वो सहायता पहुँचाने में काम लग रही है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया। आप में से बहुत, हमारे पास समय कम है, पर अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप बताएं तो मैं माइक आप तक पहुंचवाऊं। आप में से कोई भी, सामने कुछ पेरेंट्स भी बैठे हैं, अगर पूछना चाहते हैं तो जल्दी से 2 सवाल ले सकते हैं। हाथ उठाइए। इतनी सुंदर बातचीत हो गई कि कोई सवाल नहीं है, ऐसा लगता है। नहीं, ठीक है, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बातचीत करके आनंद आया, और कोटा को इसी तरह सुरक्षित और स्टूडेंट फ्रेंडली बनाए रखिए। थैंक यू।